आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। 3:30 बज चुके हैं। खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुची आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीरात से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने राज्यसभा में सदर के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक का दिया जवाब। कांग्रेस को बनाया हद तनकीद। कांग्रेस ने मुल्क की जमीन को दुश्मनों के किया हवाले। दिल्ली पहुंची कर्नाटक हुकूमत। मरकज के खिलाफ जंतर मंतर पर किया एहतजाज। मरकज से रियासत को वसाइल और फंड से मुनसिफाना हिस्सा फराहम करने का किया मुतालबा। भाजपा ने कर्नाटक हुकूमत के लगाए गए इल्जामात को बेबुनियाद दिया करार। कहा, इलेक्शन पर अवाम के साथ किए गए वादों को पूरा न कर सकी कांग्रेस हुकूमत। और रविंद्र रैना ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी और कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, गुजर बकरवाल और पहाड़ियों को 70 सालों से अपने हुकूक से रखा महरूम। और पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में सदर के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक का जवाब दिया है। पीएम मोदी का कहना है कि सदर द्रौपदी मुर्मू ने अपने खिताब में हिंदुस्तान की सलाहियत, ताकत और रोशन मुस्तकबिल के बारे में बात की है, जिस पर उन्हें शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने अपने खिताब में कांग्रेस कहा है कि कांग्रेस ने जिसने जमीन का एक बड़ा हिस्सा दुश्मनों के हवाले कर दिया, वो कांग्रेस जिसने मुल्क की फौजों को जदीद बनाने का रास्ता रोका, वो कांग्रेस आज कौमी सलामती और दाखिली सलामती पर तकरीरें कर रही है, वो कांग्रेस जो आजादी के बाद भी कंफ्यूजन का शिकार रही कि क्या सन्नतें जरूरी हैं या काश्तकारी। कांग्रेस से फैसला नहीं कर सकी कि नेशनलाइजेशन अहम है या प्राइवेटाइजेशन। मैंने आदरणीय सभापति जी, मुझे पिछले वर्ष का वो प्रसंग बराबर याद है। उस सदन में हम बैठते थे और देश के प्रधानमंत्री की आवाज को गला घोंटने का भरपूर प्रयास किया गया। हम बड़े धैर्य के साथ, बड़ी नम्रता के साथ आपके एक एक शब्द को सुनते रहे और आज भी आप न सुनने की तैयारी के साथ आए हैं। आप न सुनने की तैयारी के साथ आए हैं, लेकिन मेरी आवाज को आप दबा नहीं सकते हैं। देश की जनता ने इस आवाज को ताकत दी हुई है। देश की जनता के आशीर्वाद से आवाज निकल रही है और इसलिए आपने पिछली बार, मैं भी इस बार पूरी तैयारी के साथ आया हूं। मैंने सोचा था कि उस वक्त कि शायद आप जैसे व्यक्ति सदन में आए हैं तो मर्यादाओं का पालन करेंगे, लेकिन 1.5-2 घंटे तक क्या जुल्म किया था आप लोगों ने मुझ पर, और उसके बाद भी मैंने एक भी शब्दों की मर्यादाएं तोड़ी नहीं। और मैं आदरपूर्वक नेहरू जी को इन दिनों ज्यादा याद करता हूं, क्योंकि हमारे साथियों की अपेक्षा रहती है कि जरा उनको तो बोलो, कुछ तो बोल रहा थे। अब देखिए, एक बार नेहरू जी ने एक चिट्ठी लिखी थी और ये चिट्ठी मुख्यमंत्रियों को लिखी थी। मैं उसका अनुवाद पढ़ रहा हूं। उन्होंने लिखा था, ये देश के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी द्वारा उस समय के देश के मुख्यमंत्रियों को लिखी गई चिट्ठी है, ऑन रिकॉर्ड है। मैं अनुवाद पढ़ता हूं। मैं
किसी भी आरक्षण को पसंद नहीं करता और खासकर नौकरी में आरक्षण तो कतई नहीं। मैं ऐसे किसी भी कदम के खिलाफ हूं जो अकुशलता को बढ़ावा दे, जो दोयम दर्जे की तरफ ले जाए। ये पंडित नेहरू ने मुख्यमंत्रियों को लिखी हुई चिट्ठी है और तब जाकर के मैं कहता हूं ये जन्मजात इसके विरोधी है। नेहरू जी कहते थे अगर एससी, एसटी, ओबीसी को नौकरियों में आरक्षण मिला तो सरकारी काम का स्तर गिर जाएगा। और आज जो आंकड़े गिनाते हैं ना कि इतने यहां हैं, इतने। कर्नाटक के नायब वज़ीर आला जी.के. शिव कुमार का कहना है कि कर्नाटक दूसरी सबसे बड़ी रियासत है जो मुल्क को सबसे ज्यादा रेवेन्यू फराहम करती है और कर्नाटक हुकूमत मरकजी सरकार से अपने हुकूक मांग रहे हैं। हम अपना हिस्सा मांग रहे हैं। कर्नाटक हुकूमत ने मरकज से खुश्क साली से मुतल्लिक इमदादी फंड्स की दरख्वास्त की थी लेकिन एक रुपया भी उन्हें नहीं दिया गया है। Karnataka is the second biggest, largest state which is giving highest revenue to this country. We are asking for our rights. We are asking for our share. Srimati Nirmala Sitaram was telling that central government doesn't have any powers. It all depends upon the Finance Commission. If they are, then why there should be a government? I agree. It is an autonomous body. But what mistake has been done? It has to be, what discrimination has been done, it has been set right. It is duty of the government of India. I request, we all request, we are the voice of Karnataka. We are the representative of Karnataka. We have come here to show that we all are fighting for the cause of the people of Karnataka. There is a drought. My revenue minister and my agriculture minister has met the union officers, union ministers. My chief minister has met the prime minister of this country. He has requested the home minister of this country and requested for the drought relief. But till today, not even a single rupee has been given. One thing I would like to point out, even the last budget where there was a double-digit. इधर भाजपा लीडर और भारतीय जनता युवा मोर्चा के कौमी सदर तेजस्वी सूर्या ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि कर्नाटक हुकूमत की जानिब से मरकजी हुकूमत पर जो भी इल्जाम आयद किए जा रहे हैं वो बेबुनियाद है और झूठ पर मबनी है। उन्होंने कहा है कि कर्नाटक की मौजूदा कांग्रेस हुकूमत के किए गए वादों को अमली जामा पहनाने में वो नाकाम रही है, इसलिए वो मरकजी हुकूमत पर झूठे इल्जाम आयद कर रही है। Ever since the Congress government came to power in Karnataka, they have been making baseless and false allegations against the central government after realizing that they cannot fulfill the unrealistic guarantees that they had made to the people during the elections. The Chief Minister had promised 10 kgs of rice under the Annabhagya scheme, and the minute he realized that the state could not procure enough rice and fulfill the guarantee, he started blaming the centre and specifically said that the Modi government has stopped the sale of rice to Karnataka alone to prevent the state from fulfilling the Annabhagya scheme. The claim was later busted when facts came to the fore that even before the state government, even before the onset of elections, all food grains to all states had to be procured from the open market. A few months ago,
the Deputy Chief Minister claimed that the state has no funds for development. Just a few weeks ago, the economic advisor of the Chief Minister Basavaraj Rai Reddy said that the 58,000 crore rupees burden that the state is facing because of the fulfillment of the election promises is a big burden on the state, and the state has to find new ways of finding. नाज़रीन, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से तिजारती वक्फे के लिए। के बाद भी ईडी ने वजीर आला अरविंद केजरीवाल के पर्सनल सेक्रेटरी के 2 जीमेल अकाउंट डाउनलोड किए हैं। फिर उन्होंने सीएम के पर्सनल सेक्रेटरी और उनके खानदान के 3 मोबाइल फोन लिए हैं। उन्होंने कहा है कि मरकजी सरकार जानती है कि अगर कोई चैलेंज कर सकता है और हुकूमत के खिलाफ आवाज उठा सकता है, वो है दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल। उन्होंने कहा कि बीजेपी आज ईडी का इस्तेमाल सिर्फ अपने सियासी हरीफों को खत्म करने के लिए किया जा रहा है और अरविंद केजरीवाल इस फहरिस्त में पहले नंबर पर है। ये पंचनामा क्या दिखाता है? क्या ईडी वाले कुछ पैसा लेके गए? क्या ईडी वाले कुछ सोने के बिस्कुट लेके गए? क्या ईडी वाले प्रॉपर्टी के कागजात लेके गए? क्या ईडी वाले शेल कंपनीज के कागजात लेके गए? नहीं। 16 घंटे के छापे के बाद ईडी ने सबसे पहले क्या लिया? सीएम के पीएस के 2 जीमेल के अकाउंट्स का डाउनलोड लिया। ये था ईडी का छापा। उसके बाद उन्होंने क्या लिया? उन्होंने सीएम के पीएस और उनके परिवार के 3 फोन लिए। ये था 16 घंटे का छापा। तो कल जो मुख्यमंत्री के पीएस के घर पे छापे पड़े, जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और ट्रेजरर एनडी गुप्ता जी के घर पे छापे पड़े, ये क्या दिखा रहे हैं? ये दिखा रहे हैं कि अब ईडी ने अब कोई दिखावा भी नहीं रखा कि वो किसी केस में इन्वेस्टिगेशन करने आए। उन्होंने ये दिखावा भी नहीं रखा कि वो कुछ सर्च कर रहे हैं। उन्होंने कोई दिखावा भी नहीं रखा कि वो कोई कागज लेके जा रहे हैं। तो अब ईडी ने सारे दिखावे खुद खत्म कर दिए हैं और ईडी ने अपना असली रूप सामने रख दिया है कि जो छापे पड़ रहे हैं, जो समन्स आ रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद से है कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पे हमला करना चाहते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद। नाजरीन, फिलहाल बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज देखते रहे। गुलिस्तान न्यूज पर अगला प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट देखना न भूलेगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।